हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रेड के लास्ट टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड। पिछले वीडियो में हमने एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर्स और इंटरपोर्ट के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, जिसमें हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन एंशिएंट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड वाज कंडक्टेड फॉर वेरियस क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क, हैंडलूम, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स एक्सेट्रा। यानी प्राचीन काल से ही इंटरनेशनल ट्रेड की प्रक्रिया जो है वो चली आ रही है। और ट्रेड एक्टिविटीज़ जो हैं दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जब भी होती है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। दोस्तों याद रखिए, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बाहर होता है ये ट्रेड। जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर तो इंटरनल ट्रेड होता है, जब बाहर हम दूसरे देशों से डील करते हैं तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। द पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज आल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम। यानी आपके उनके साथ, दूसरे देशों के साथ रिश्ते कैसे हैं पॉलिटिकली, ये भी तय करता है कि आपका उनके साथ ट्रेड कैसा होगा। ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि रूल्स, प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं, लेंदी हो सकते हैं और इसीलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। वेरियस फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, योजनाएं, वहाँ की योजनाएं, यहाँ की योजनाएं, अलग अलग देशों में क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या लॉज हैं, इन्हें भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। इकोनॉमी, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल लॉज, करेंसी एक्सेट्रा, द वेरियस फैक्टर्स जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। तो दोस्तों चलिए आज हम पढ़ेंगे इंपोर्ट ट्रेड के बारे में। इंपोर्ट ट्रेड, जी हाँ दोस्तों, जब हम दूसरे कंट्रीज से कुछ परचेज करते हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, व्हेन वी परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ कॉल्ड एज इंपोर्ट ट्रेड। हम मंगवा रहे हैं दोस्तों, हम खरीद रहे हैं दोस्तों, उसे कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। और इसमें भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया का हमें पालन करना पड़ता है और इसी प्रक्रिया को इंपोर्ट प्रोसीजर कहते हैं। जैसा हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में देखा, अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए फाइनली शिपिंग होती है, उसी प्रकार इंपोर्ट का भी ऐसा ही है। हम कुछ मंगवा रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट जो है इसमें डीपली इन्वॉल्व होगी, क्योंकि सरकार इंपोर्ट के ऊपर पूरा मैनेजमेंट करती है। और इसीलिए दोस्तों ये जो है प्रोसीजर आपके सामने, ये फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ट्रेड डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द इंपोर्ट पॉलिसी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड कस्टम पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग देशों के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, उनकी अपनी इंपोर्ट पॉलिसी हो सकती है, वहाँ की ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि जिसे जो ज़रूरी लगेगा वही गुड्स एंड सर्विसेज वो मंगाएंगे। हर कंट्री में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो जिसका प्रोडक्शन पर्याप्त ना हो और जिसकी कमी हो, और वही चीज़ वो लोग बाहर से मंगाएंगे। जैसे अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो यहाँ पर तेल हम नहीं प्रोड्यूस करते, ऑयल प्रोड्यूसिंग नहीं है, तो हम ज़्यादातर ऑयल जो है वो सऊदी के कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं दोस्तों जो हम दूसरे देशों से ख़रीदते हैं और उसी को हम इंपोर्ट ट्रेड में गिनेंगे। तो हर देश का अपना अलग पॉलिसी होता है और उसके हिसाब से वो चीज़ें ऑर्डर करते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट ट्रेड इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार ही कंट्रोल करती है इसे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज कंट्रोल्स आर प्रॉपर यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, यानी हमारे देश की इंडस्ट्रीज पर, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज जो हैं, इन पर फर्क ना पड़े, इन पर असर ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि आपको वैसी चीज़ें इंपोर्ट करनी चाहिए जो आप नहीं बना पा रहे हैं या आपके पास पर्याप्त मात्रा में आपकी पॉपुलेशन को फुलफिल करने के लिए नहीं है। आप अगर आपके जो देश में इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं इंपोर्ट से, तो ये बहुत भी गलत हो जाएगा। तो मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस का प्रॉपर कंट्रोल रहे और प्रोटेक्शन हो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ का। तो ये हमारे सामने इंपोर्ट प्रोसीजर है दोस्तों। आप देख सकते हैं 4 महत्वपूर्ण स्टेजेस। प्रिलिमिनरी स्टेज यानी इंपोर्ट से पहले शुरुआती दौर जहां रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा प्री इंपोर्ट स्टेज, इंपोर्ट स्टेज और
पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। तो दोस्तों ये 4 स्टेजेस में छोटी छोटी बातें बताई गई हैं कि ये ज़रूरी हैं, इनका पालन करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बार अगर हम कर लें तो हम आसानी से इंपोर्ट में डील कर सकते हैं। चलिए हर स्टेज को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज। जी हाँ दोस्तों, प्रिलिमिनरी स्टेज यानी सबसे पहला कदम है। यहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। द इंपोर्टर हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ वेरियस अथॉरिटीज़ एज फॉलोज, यानी डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। ये सर्टिफिकेट नंबर बहुत मायने रखना है, आपको इंपोर्टर का ठप्पा लगवा देता है और इसीलिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा कि हमने एक्सपोर्टर में भी देखा था दोस्तों, इनकम टैक्स अथॉरिटी से आपको पैन नंबर ये मंगवाना होगा और वो भी डॉक्यूमेंटेशन में लगेगा। इसके अलावा फॉर्मेलिटीज़ रिगार्डिंग जीएसटी, यानी जो टैक्स है हमारा नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के दौर में ही। इसके अलावा नेगोशिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम कुछ खरीदते हैं तो जिस तरह हम बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, हम पूछते हैं कि भैया क्या प्राइस है, कब डिलीवरी मिलेगी, कैसा प्रोडक्ट है, क्या क्रेडिट पीरियड है, तो उसी प्रकार एक इंपोर्टर कंट्री भी जो बेचने वाली कंट्री है उससे नेगोशिएशन करता है। द इंपोर्टर मस्ट होल्ड नेगोशिएशन विद ओवरसीज सप्लायर्स रिगार्डिंग प्राइस ऑफ गुड्स, डिलीवरी स्केड्यूल, क्रेडिट पीरियड, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सेल, पेमेंट एंड डिलीवरी, यानी हर चीज़ की पूछताछ करके फिर ही ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो दोस्तों ये था इंपोर्ट प्रोसीजर। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर प्रिलिमिनरी स्टेज हमने देख लिया है, अब बढ़ते हैं अगले स्टेज पर जिसका नाम है प्री इंपोर्ट स्टेज। जी हाँ दोस्तों, 6 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। काफ़ी सिंपल सी ये गतिविधियाँ हैं जिनको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो कोटा सर्टिफिकेट। सर्टन आइटम्स आर सब्जेक्टेड टू कोटा रेस्ट्रिक्शंस। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ होती हैं सरकार की तरफ से। तो एक लिमिटेड अमाउंट ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं या कुछ उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और उसका सर्टिफिकेशन आपको ज़रूरी है अगर आप वैसे गुड्स को आप इंपोर्ट कर रहे हैं। द इंपोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन इंपोर्ट कोटा सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस की बात करें तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी में डील करने वाले हैं तो आरबीआई से ये क्लियरेंस जो है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप करेंसी जो है उसमें डील करने वाले हैं। द इंपोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई। द इंपोर्टर शुड फॉरवर्ड द एप्लीकेशंस फॉर द सेम थ्रू हिज बैंक, यानी जिस बैंक से आपका जो डीलिंग है वो आप करवा दें और आरबीआई से इसका एक क्लियरेंस ले लें। इसके अलावा ऑर्डर प्लेसमेंट तो फाइनली प्री इंपोर्ट स्टेज में हो जाएगा ये। तो जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस मिल जाता है आरबीआई से, इंपोर्टर ऑर्डर प्लेस कर सकता है अपने ओवरसीज सप्लायर के साथ। और इस ऑर्डर को दोस्तों हम इंडेंट कहते हैं, यानी अभी ये शुरुआती दौर में है, नेगोशिएशन हो रहा है और उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया गया है। द इंपोर्टर नेगोशिएट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेसेस द ऑर्डर। इसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमने देखा था एक्सपोर्टर के बीच में जो प्रोसीजर था उसमें। द एक्सपोर्टर नॉर्मली रिक्वेस्ट फॉर एलसी, यानी जो हमारी सप्लायर कंट्री है वहाँ से हमें एक रिक्वेस्ट आती है कि भैया एलसी दे दो। एलसी ये लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, ये है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये हर इंपोर्टर हमेशा इशू करता है। द एलसी इज़ एन अंडरटेकिंग गिवन बाय द इंपोर्टर्स बैंक गारंटिंग कि भैया पेमेंट कर दूंगा, और ये एक अंडरटेकिंग होती है बैंक से और ये एक्सपोर्टर को हम दे देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। यानी ये जो बैंक होती है हमारी बैंक, वो एक ऐसी अंडरटेकिंग लिख कर देती है कि भैया पेमेंट मिल जाएगा, और एलसी इज़ द सेफेस्ट मेथड ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो सीएनएफ एजेंट्स, फिर एक बार सिमिलर सा पॉइंट है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। द इंपोर्टर has to appoint CNF agents to undertake various custom formalities and documentation work in respect of import of goods। यानी दोस्तों कुछ एजेंट्स होते हैं जो वहाँ पर से हमारा जो गुड्स वगैरह है उसको क्लियर करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे, आगे भेजेंगे। तो उन एजेंट्स को हम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कहेंगे, और हम तो इन पर्सन वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो कस्टम की फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन का काम ये एजेंट्स ही हमारे बिहाफ पे करने वाले हैं। आखिर में दोस्तों इस स्टेज में, प्री इम्पोर्ट स्टेज में, शिपमेंट एडवाइस ज़रूरी है कि भैया हम
हम शिपमेंट कर रहे हैं, और ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा एडवाइस है, यानी हमारा जो इनवॉइस बिल वगैरह होता है वो इस स्टेज पे यहाँ पर दिया जाता है। द शिपमेंट एडवाइस enables the importer to make necessary arrangement for custom clearance and unloading of goods sent by the exporter। तो इस प्रकार दोस्तों प्री इंपोर्ट स्टेज में ये 6 छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें इंपोर्ट स्टेज की, तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली अब पैकिंग वगैरह हो चुकी है और यहाँ से बिल ऑफ लैडिंग वगैरह बन के कमर्शियल इनवॉइस आ जाएगा और फाइनली हमारा इंपोर्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इसमें होता है रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी इंपोर्टर रिसीव्स द डॉक्यूमेंट सेंड बाय द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंक, यानी इंपोर्टर को अब एक्सपोर्टर से भेजी गई डॉक्यूमेंट्स मिल जाती हैं जिसमें बिल ऑफ लैडिंग होता है, पैकिंग लिस्ट होती है, कमर्शियल इनवॉइस यानी बिल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन गुड्स कहाँ से आ रहे हैं और सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन की भैया सब चेक कर लिया है और गुड्स बहुत ही सही कंडीशन में है। इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री, जो हमारे एजेंट्स होते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, वो एक बिल ऑफ एंट्री बनाते हैं जो कस्टम क्लियरेंस के लिए ज़रूरी होता है और उसके अंदर हमें डिटेल मिल जाती है कि भैया कितने पैकेज हैं, क्वालिटी ऑफ गुड्स के, प्राइस ऑफ गुड्स क्या है वगैरह, सारी डिटेल इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों डिलीवरी ऑर्डर, the CNF agent obtain delivery order from the shipping company. The shipping company gives the deliver order on payment of freight, यानी जो चार्जेस होते हैं फ्रेट चार्जेस, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं लोडिंग अनलोडिंग वगैरह के, ये चार्जेस पे करने का डिलीवरी ऑर्डर जो है ये हमारे CNF एजेंट्स को मिल जाता है शिपिंग कंपनी की तरफ से। डिलीवरी ऑर्डर हेल्प्स टू अनलोड द गुड्स फ्रॉम वेसल, यानी हमारी शिप वगैरह से या हमारे फ्लाइट या प्लेन जहाँ से भी गुड्स आने वाले हैं वहाँ से गुड्स को अनलोड करने में डिलीवरी ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है और इसी से ये अनलोड की प्रक्रिया होने वाली है। आखिर में दोस्तों होता है कस्टम क्लियरेंस, चौथा पॉइंट इंपोर्ट स्टेज का, और यहाँ पे एक बार क्लियरेंस मिल गया तो हमारे गुड्स जो है वो सही सलामत पहुंच जाते हैं। द पर्पस ऑफ कस्टम क्लियरेंस इज टू गेट द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड फ्रॉम कस्टम अथॉरिटी, यानी एक ठप्पा लग जाता है कि भैया कस्टम से क्लियर हो चुका है, ये कोई झोल वाला सामान नहीं है, गुड्स नहीं है। द डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ एंट्री एंड पैकिंग लिस्ट। तो इस प्रकार दोस्तों इंपोर्ट स्टेज में ये पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। इसके अलावा पोस्ट इंपोर्ट, तो ये जो दोस्तों हैं ये आफ्टर सेल्स वारंटी वाला मामला होता है, कई बार यहाँ पर पेमेंट्स वगैरह किए जाते हैं। पोस्ट इंपोर्ट स्टेज के अंदर दोस्तों गुड्स अब आ चुके हैं, एजेंट्स को पेमेंट करना है और जो फॉलोअप वगैरह है वो प्रक्रिया आखिर में होती है। तो पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो CNF एजेंट्स हैज़ टू मेक पेमेंट्स ऑफ पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज़। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी में तो CNF एजेंट हैज़ टू मेक पेमेंट्स टू द कस्टम अथॉरिटीज़। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर है एनी तो वो हमें भरना पड़ेगा। द इंपोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट अंडर FOB, दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों ये देखिए हर स्टेज में आप पेमेंट ही कर रहे हैं। पोस्ट इंपोर्ट स्टेज में जो भी गतिविधियां हैं हर एक में पेमेंट की ही बात की गई है। जैसे पहले पोस्ट ट्रस्ट ड्यूज़ को पेमेंट दीजिए, कस्टम को पेमेंट दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम को पेमेंट दीजिए। इसके अलावा पेमेंट टू फ्रेट, यानी जो मैंने बताया आपको हमाली भाड़ा, जो चार्जेस वगैरह होते हैं लोडिंग अनलोडिंग के, फ्रेट वगैरह के चार्जेस ये आपको देने हैं तो वो भी आप पे करेंगे, पेमेंट ऑफ फ्रेट। इसके अलावा एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दीजिए भाई, अगर बिल बाकी है, आपने कुछ मंगवाया है गुड्स वहाँ से तो वो पेमेंट भी कर दीजिए। और आखिर में follow up, the importer needs to take follow up in respect of import of goods. If there are any discrepancies, importer should inform to the exporter, यानी अगर कुछ कमी रह गई है गुड्स में, क्वालिटी में, तो वो भी आप फॉलो अप में बता सकते हैं कि भैया हमने मंगाया था कुछ, आया है कुछ, तो ये एक्सचेंज वगैरह कर दीजिए या हम इसे रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी प्रक्रिया है फॉलो अप की, इसमें आखिर में हम डिस्क्रिपेंसीज के बारे में, प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं और अगर गुड्स प्रॉपर हैं तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इंपोर्ट प्रोसीजर। अब आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का जिसे हम कहते हैं एंड रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा वे है ट्रेड का जहाँ पर इसे सी पोर्ट भी कहा जा सकता है या वेयर हाउस, एक ऐसी जगह हम कह सकते हैं जहां पर हम इसमें एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं, कि इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा ट्रेड है जहां पर एग्जैक्टली हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ना हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। हम सिर्फ एक कंट्री से परचेज करते हुए दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर हमें मिल जाता है बहुत अच्छा सा कमीशन या हमारी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। तो दोस्तों
एंट्री पोर्ट ट्रेड भी एक ट्रेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। द टर्म एंट्री पोर्ट हिस्टोरिकली रेफर टू अ सी पोर्ट और वेयर हाउस वेयर गुड्स वुड बी इंपोर्टेड फॉर स्टोरेज और प्रोसेस बिफोर री एक्सपोर्ट, यानी हम सिर्फ स्टोरेज के लिए फिलहाल गुड्स को यहाँ पर रख रहे हैं, उसके बाद हम री एक्सपोर्ट ही करने वाले हैं। इट ऑल्सो रेफर्स to the practice of re-exporting goods with or without processing or repackaging them again, यानी हम ज़्यादा मगजमारी हमारी एंड पे नहीं करेंगे, जैसा हमने एक जगह से गुड्स खरीदा है वैसा का वैसा हम दूसरे कंट्री को बेच देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, it is mainly used to refer to a duty free ports with a high volume of re-export trade at entry port। ध्यान दीजिएगा, goods do not face any import and export duties upon shipment from the port। तो देखिए यहाँ पर इस छोटे से चार्ट में भी यही कहा गया है कि जैसे इंडिया ने साउथ अफ्रीका से रॉ मटेरियल लिया है और फिर उसे एक्सपोर्ट कर दिया है जापान को, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग वगैरह करते हुए हमने एक देश से ख़रीदा और दूसरे देश को बेच दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रेड वाला चैप्टर आपको समझ आया होगा। दोस्तों एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में इसके सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, फिर वो होलसेल रिटेल ट्रेड के बारे में हो, इटिनरेंट रिटेलर या फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में हो, लगातार वीडियोज़ हमने इस चैप्टर के बनाए हैं। तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज़ का एक बार क्विक रिकैप कर लीजिएगा, लिख कर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आसानी से आप इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बना लेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।